बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। नैब ऑर्डिनेंस जो हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया, अपोजिशन की तमाम जमातों ने उसे मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि दो मामलात हैं। एक ये कि हुकूमत इस नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए से काबीना और अपने जो वज़रा के फैसले हैं उनको वो एनआरओ देना चाहती है, और दूसरा ये कि इंतखाबात से कबल अपने मनपसंद जजेस तैनात करके अपोजिशन को खेल से बाहर करना चाहती है, इन्होंने नॉकआउट करना चाहते हैं, उनको सजाएं देना चाहते हैं। तो ये दो बुनियादी मौक़िफ़ थे। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसे गैर कानूनी करार दिया, कहा कि अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। सिराजुल हक साहब ने मुस्तरद किया, मौलाना फजलुर रहमान ने। तो तमाम अपोजिशन पार्टीज हुकूमत की जानिब से जारी करदा इस नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ सफ आ रहा है। अब इस नैब ऑर्डिनेंस के नतीजे के अंदर क्या चीज़ें पैदा हो रही हैं, क्या ऐसे मामलात हैं जो फौरी तौर पर जो नैब ने इनिशिएट कर रखे थे वो रुक गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनके दायरे इख्तियार से बाहर हो गई हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके सियासी असरात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ साथ महंगाई के हवाले से एक तरफ शोर है और दूसरी तरफ जो हुकूमती वजीर हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक नया फार्मूला दिया है। पीटीआई के जो वज़रा है माजी में भी फार्मूले देते रहे। वो कहते हैं 100 दाने अगर आप चीनी खाते हैं तो 9 दाने कम करते हैं तो इसका मतलब होगा कि 9% महंगाई कम हो गई। इसी तरीके से 100 निवाले अगर आप खाते हैं और 9 निवाले कम करते हैं तो समझ लें कि 9% महंगाई जो है ना वो आप कम कर लेंगे। तो महंगाई कम करने का एक नया फार्मूला आज अली अमीन गंडापुर साहब ने पेश किया है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब कादिर मंदुखेल साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। मंदुखेल साहब, अब ये जो नैब ऑर्डिनेंस आया फौरी तौर पे क्या ऐसे असरात हुए? यानी मिसाल के तौर पे नैब ने जो चीनी से मुतालिक शुगर स्कैंडल से मुतालिक जो फैसला किया कि जी हम इस पे कार्रवाई करेंगे, अब वो कैबिनेट का फैसला था इंपोर्ट का, और वो इसका मतलब है कि वो कार्रवाई रुक गई। और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि शुरू हुई हुई थी अब रोकनी पड़ेंगी इस ऑर्डिनेंस के बाद, क्योंकि ये तो इम्प्लीमेंट हो गया। देखिए, बुनियादी बात तो ये इस बात पे बजिद क्यों है हुकूमत की इसी चेयरमैन को लाना है। अब मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता दूं। मिसाल के तौर पे एक मस्जिद का पेश इमाम है, आधे मोहल्ले वाले इसके हक में, आधे उसके खिलाफ है। तो जो खिलाफ है या उसको पसंद नहीं है तो उसके पीछे नमाज भी नहीं हो सकती है। तो आप मुझे बताओ, उस पेश इमाम को उस मस्जिद में नमाज पढ़ानी चाहिए? सबसे पहले तो पेश इमाम में नेब के चेयरमैन की बात करूं, अखलाकी तौर पे उसको खुद अपने आप को इनकार, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है और अहमदाबाद कमीशन भी उसने रिपोर्ट बनाई, और उस कमीशन के थ्रू भी इसने कोई धमकी शमकी हुकूमत को दी। अगर आपको याद हो मेरा, उन्होंने कहा मुझसे मेरी पोती ने पूछा कि उसामा बिन लादेन था कि नहीं था उस कंपाउंड में, तो मैं अगर बता दूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपका क्या मकसद है? उस रिपोर्ट को हुकूमत जो है ना वो दबा के बैठी है। और नेब के फिर एक वीडियो आ गई है उसके सामने, नेब के चेयरमैन के, उस वीडियो के जरिए उसको ब्लैकमेल कर रहा है। और उस खातून ने फरमाया था कि ऐसी 4-5 वीडियो और भी है। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो उस शख्स से? क्योंकि यकीनन आफ्ताब जहांगीर साहब सवाल करेंगे कि हमारे नून लीग के दौर में बना है। यकीनन बंदा सुप्रीम कोर्ट के जज का लेवल था, चीफ जस्टिस भी गालबन कुछ दिन रहा है, और उकला जो हमारे जो तहरीक थे उसमें भी उसका हिस्सा था, गो के बीच में वो स्लिप हो गया। तो इन सब चीजों के बाद वो बंदा अपनी जो तफ्तीश कर सही करे। जब से ये वीडियो आ गई, आप उस दिन से हाफिज साहब नोट करें, उस वीडियो के बाद से इस शख्स का रवैया यानी तोपुंग करो सिर्फ अपोजिशन की तरफ। कहते हैं परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, रिकवरी उन्होंने ज्यादा की, जो कन्विक्शन रेट है वो जो उन्होंने अरबों खरबों रुपए लेना था पेड़ पाड़ के, वो कहां गए पैसे निकले? मुझे पीपल्स पार्टी का बता दो किसी रहनुमा का आदि फरियाल को रात 12 बजे सलाखों के पीछे धकेल दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ अभी तक चल रहे व्हील चेयर पे, वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, और खुर्शीद शाह साहब आज भी हमारे जेल में है बेटे समेत। तो आप मुझे बताओ, और फिर अलीम खान की इंक्वायरी का क्या बना, मलम मुजब्बा का क्या बना, हेलीकॉप्टर का क्या बना, फॉरेन फंडिंग का क्या बना आपका, यानी एक एक, और आटा चीनी के ऊपर तो कमीशन बना। उस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद उस केस का क्या हशर नशर होगा आपको नहीं पता। तो सवाल ये है कि ये सूट करता है ये चेयरमैन इनको। लेकिन मेरी आपकी चैनल के तौर से मेरी उनसे मुतालबा है चेयरमैन नैब से कि आप खुद अपने आप को दस्तबरदार करें। अली गौहर साहब, आप जा रहे हैं इसको चैलेंज करने के लिए, और दूसरी बात है कि ये तो फिर वही जो मंदुखेल साहब ने कहा आर्गूमेंट ये आएगा कि आपके दौर में लगे हुए चेयरमैन साहब, एतराज क्या?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि आपके आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब देना चाहूँगा। देखें, बात यह है कि जब प्रेस टॉक की अपनी अदालत में पेशी के बाद मरीम नवाज साहिबा ने, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के इज़हार ख्याल किया और उन तमाम पहलुओं के ऊपर बड़ी तफसील के साथ उन्होंने रोशनी डाली जो हमारे पॉलिटिकल और जमहूरी निज़ाम को सिस्टम में सोपटा किया जाता है, जिस तरह से उसको उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और कौन कौन से वो अनासिर हैं, कौन कौन से वो अवामिल हैं जिनके ज़रिए इस पूरे सिस्टम को जो है मतलब है कि वो सोपटाज किया जाता है। शेख साहब तो कहते हैं कि देखिए चचा का रास्ता रोकने के लिए भतीजी इस किस्म की बातें करती हैं। देखिए, वो तो जाहिर है शेख साहब जिस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं वो मतलब है उनको ऐसी बातें करनी चाहिए और वो जिस गेट का जिक्र करते हैं उसी गेट की वो पैदावार हैं और उसी गेट, इस गेट पे अमूमन जो है ना दूसरे लोगों से मुलाकातें होती रहती है। वो कहते हैं 4 नंबर गेट पे कभी मैं निकल रहा होता हूँ तो कोई आ रहा होता है, कभी मैं बाहर जा रहा होता है। नहीं, वो तो मतलब है कि सदा बहार मेरे ख्याल है वहाँ की हिफाजती जो गार्ड हैं उनमें इनका ही शुमार होता है शेख साहब के गेट नंबर 4 के। देखिए, गुजारिश ये है अगर हम इस पर संजीदगी से बात करें तो सूरत हाल ये है कि जो हमारा सियासी निज़ाम है इसमें आप किसी को भी चेयरमैन नैब लगा दें, किसी की भी तकर्री कर दें, लेकिन जब तक वो अवामिल जिस तरह से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात की हो रही है काफ़ी दिनों से टॉक शोज के ऊपर, जब तक हम उन अवामिल को नहीं रोकेंगे, जब तक वो अवामिल पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए संजीदा नहीं होंगे, तो उस वक्त तक हमारे पाकिस्तान में सियासी इंतशार ख़त्म नहीं हो सकता। उस वक्त तक इलेक्शन रिफॉर्म्स करने का फ़ायदा कोई नहीं है। उस वक्त तक आप नैब के चेयरमैनों की तकर्रियाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि वो अवामिल मुकम्मल तौर पर जो है वो इस सिस्टम से मुदाखलत करना बंद नहीं कर देते। ये तो एक संजीदा और उसका बड़े खुले अल्फाज में मरीम नवाज साहबा ने जिक्र किया। दायरे आज हमारे पूरे सियासी निज़ाम पर, हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, इवन किसी हद तक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कदगन लगे हुए हैं और उस वजह से आप के जो टीवी चैनल्स हैं, मैं सारे टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, वो बयान नहीं चला सकते, वो बातें नहीं बता सकते, उन्हें नासिर का जिक्र नहीं किया जा सकता। मियां नवाज शरीफ के हवाले से हाँ, अदालतें नहीं, मियां नवाज शरीफ, मैं मरीम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूँ। जो अदालतें जो है, अदालतों के ऊपर आप जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ जो कुछ हुआ वो पूरा पाकिस्तान ने देखा भी है, देख भी रहा है। जो जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिए, जो अपना कुरान पर हलफ दिया और जो हलफ देने के बाद बयानात दिए कि किस तरह से इधर मतलब है कि उस पर अदलिया के निज़ाम पर कदगन लगाया जाता है, तो पूरा एक निज़ाम जो है वो एक इंतशार का शिकार है, उसके ऊपर एक प्रेशर है और वो मैं तो समझता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर जब तक निज़ाम दबाव का शिकार रहेगा कोई भी तकर्रुरी जो है वो फायदेमंद साबित नहीं होगी। लेकिन आपने दूसरा एक और सवाल भी किया, चैलेंज करने वाली बात। हाँ, वो उसमें देखें बात यह है कि हम असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी, जिस तरह से कि अभी शायद खाकान अब्बासी साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने और बाकी हमारी सीनियर लीडरशिप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस निज़ाम के बारे में, तो उसमें बड़ा उन्होंने तफसील से कहा, बल्कि खाकान अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि इस ऑर्डिनेंस से मुझे और एहसन इकबाल को फायदा भी हो सकता है। लेकिन बात यह कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं वो झूठे हैं, हमें उसके लिए किसी एनआरओ की जरूरत नहीं थी। ये प्रोपोगंडा इमरान खान ने 5 साल बल्कि 4 साल किया है कि ये एनआरओ मांगते हैं। आज वक्त ने साबित कर दिया कि इमरान खान ने वो जो पंडोरा पेपर्स आए हैं उन पर एनआरओ अपनी ही जमात को दिया है और यहां तक कि वज़रा को और वो जो कमेटी के चेयरमैन हैं और कमेटी के मेंबर्स हैं उन सबको एनआरओ दे दिया, क्योंकि इसमें सिक्कत ही इतनी नहीं है। और इनके वो एक वजीर जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनका तो सोशल मीडिया पर एक बयान भी चल रहा है कि उन्होंने कह दिया है कि अगर ये मेरी खिलाफ इंक्वायरी खोलेंगे तो मेरा 20 का ग्रुप है जो मैं लेकर अलग हो जाऊंगा। अब देखना यह है कि इमरान खान में कितनी सिक्कत है, ये उन लोगों से इस्तीफे लेता है जो हमसे इस्तीफे डिमांड करता है। आफ्ताब साहब, एक बात ये कि कहते हैं जी अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, वो कहते हैं जी अब इस नैब ऑर्डिनेंस के जरिए आपने अपनी हुकूमत और इमरान खान साहब ने अपनी काबीना को एनआरओ दे दिया है, इसकी क्या जरूरत है जो इतनी रिलैक्सेशन दी है? कहते हैं सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप हैं, क्योंकि आपने कैबिनेट को, एक्निक को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, सबके फैसलों को कह दिया नैब के दायरा इख्तियार से बाहर है,
ये जितनी इंक्वायरीज हैं, चीजें हैं, सब ठप। अच्छा, बहुत शुक्रिया तारिक भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो अपोजिशन 37 अमेंडमेंट्स लाई थी नैब के अंदर, उनको भी सामने रख लें और इनको भी ये जो उन्होंने भी अपनी तजवीज़ दी है इसके अंदर जो ऑर्डिनेंस लाए उसको भी सामने रख लें। एक चीज, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे दोस्त मंदुखेल ने बात की थी वीडियो शीडियो की ना, कि जी वो वीडियो आया तो उसके बाद रवैये तब्दील हुए। तो ये वीडियो तो बहुत आ रही हैं, ये तो वीडियो अभी लेटेस्ट भी एक वीडियो आ रही है जिसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं ये तर्जुमान है, तर्जुमान ही रहेंगे मेरे, समझे ना, इससे बेहतर तर्जुमान मेरा हो नहीं सकता है जिसकी। तो ये वीडियो की कहानियां और ये सब मेरे ख्याल में कोई इतनी अहमियत की हामिल अब नहीं रह गई हैं। उसके अलावा जो अभी अली बलोच साहब ने बात की तो उन्होंने वो एक जिक्र किस्सा छोड़ दिया, उन्होंने शाहिद सिद्दीकी की बात तो की लेकिन उन्होंने शहबाज की और जस्टिस कयूम की बात नहीं की कि वो ये सारी आई कहां से, ये रवायतें आई कहां से, ये सारा कुछ हुआ कहां से, और 4 नंबर गेट का रास्ता सबसे पहले देखा किसने था, किसके वालिद किसकी उंगली पकड़ के 4 नंबर गेट पर लेकर गए थे। ये सारी बातें मैं समझता हूँ हाफिज साहब अब इनसे निकलना चाहिए हमें, और निकलकर हमें मैं समझता हूँ कि अगर ये मंदुखेल साहब तो वकील भी बहुत अच्छे हैं, उनको पता है कि अगर कानून इजाजत दी है, कानून ने इजाजत दी है तो कोई ऑर्डिनेंस आता, अगर कानून इजाजत नहीं देता तो ऑर्डिनेंस नहीं आता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें उठानी चाहिए ताकि ये सिलसिला ही खत्म हो जाए ऑर्डिनेंस वगैरह का, और ये सारी चीजें है कोई ऐसी कानून साजी करे और ताकि बेहतर से बेहतर कानून साज पाकिस्तान में कानून साजी हो। और दूसरा ये कि अदालतों का भी जो बात की है मंदुखेल ने बिल्कुल सही बात की है, जिसको हमने भी उसकी तायद की थी, जजेस कम है इनकी ज्यादा तादाद हो ताकि फौरी फैसले हो, और खास तौर पे इस किस्म की नौयत के फैसले तो डेली बेसिस पे इनके मुकदमा चलना चाहिए, इनकी जो है तारीख चलनी चाहिए और जल्द से जल्द फैसले हो ताकि जो गुनाहगार है उसको सजा मिले, जो बेगुनाह है उसको बरी किया जाए, ताकि एक सिस्टम चल सके। और जहां तक रहेगी परफॉर्मेंस, जी सिस्टम जहां तक परफॉर्मेंस रह गई, आप इनसे पूछ लें कि जी इनके दौर में नैब की क्या रिकवरी थी और अब नैब ने कितनी की है, 3 साल में क्या रिकवरी की है, तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि 22 करोड़ लोगों के अंदर क्या ऐसे हमारे यहाँ मतलब इतनी कौम बांझ है और इतने हमारे यहाँ कहतुर रिजाल है कि हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। और ये 8 अक्टूबर तो अचानक से नहीं आया, ये पहले से पता था कि यहाँ पे नए चेयरमैन ने आना है, तो ये काम पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया गया, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, मशावरत हो, नए की तकर्रुरी के लिए मामलात हो, ये जानबूझ के डिले किया गया। अच्छा हाफिज साहब, मैं तो खुद मैंने आपके शायद आपके प्रोग्राम में भी और बेशुमार प्रोग्रामों में कहा कि मैं तो इस बात का वो बिल्कुल दाई हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि जी जो आदमी एक दफा रिटायर हो जाए उसको दोबारा नई नौकरी पे लाना चाहिए, नई कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, जो ऑन ड्यूटी के अंदर होना चाहिए उसको आना चाहिए। ऐसे अमेंडमेंट्स ले आए, पार्लियामेंट को मजबूत करें, ना कि पार्लियामेंट के अंदर आके एक दूसरे का अपना अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छा चलो बलोच भाई तो बेचारे मुकदमे भी दूसरों के ही लड़ रहे होते हैं, वो खुद भी लड़ रहे होते हैं, ये भी उनका लड़ रहे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अवाम का मुकदमा कोई नहीं लड़ता। ये अभी भी मुझे तो कोई खौफ नहीं है कि जी ये वाला चेयरमैन नैब का हो या कोई हो, अगर मैं कोई गुनाहगार होऊंगा तो मुझे उसका खौफ होगा, जब मैं गुनाहगार ही नहीं हूं तो मुझे किस बात का खौफ है। ये उनको परेशानी होगी कि जिन्होंने कोई कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। हाँ, अब अगर जस्टिस साहब को जो मौका मिला है तो जस्टिस साहब को आफ्ताब भाई छोटा सवाल मेरे आप कर लें, मगर हाफिज साहब से कर लो। जी सवाल के भी आफ्ताब भाई आपने बड़ी प्यारी बात की है, और मेरे ख्याल में आधे पाकिस्तान इस बात पे एग्री है कि नौजवानों को, नई नस्ल को चांस मिलना चाहिए, न तो रिटायर्ड लोगों को। तो क्यों ना आप कानून साजी के इंतजार कर रहे हो, आप खुद ही मुखालफत करें कि भाई नए आदमी को चांस दे। एक आदमी के ऊपर इंसिस्ट करना, आप एक एग्जांपल बना ले। जरिए कह रहा हूँ हाफिज साहब के प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यही तो कमाल है कि आप पाए ना पाए, आप पार्लियामेंट में आए। जैसे आपने जस्टिस की बढ़ाने की बात की, मैंने उसकी तारीफ की है मंदुखेल भाई, बिल्कुल की, क्योंकि जो और आप सब ने आपने देखा कि सबने आपको एग्री किया, आपकी इस बात को एग्री किया सबने पार्लियामेंट के अंदर। जी बिल्कुल, तो चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। मंदुखेल साहब ने आपको मौका मिला है, बलोच साहब को
मंदोखेल साहब ने हमें चाहिए आपको कि हम आगे बिल की तरफ करके लेके ये जाएं। असेंबली में बिल ये चाहते हैं आप आए नहीं एक बिल की मैं मूवमेंट बात नहीं पेश कर रहा करें। हूँ हाफिज साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी प्यारी बात की है, इसके लिए आप कानून का क्यों कोई अखलाकियात भी कुछ चीज होता है, कोई बंदा खुद अपनी जिम्मेदारी कर ले। जरूरत तो नहीं है कि कोई कानून में लिखा हो तो ही काम हम करेंगे। कानून में ये लिखा हुआ है, देखो सुन ले पीपल्स पार्टी के ऊपर आप इल्जाम लगाते थे, ऑर्डिनेंस लगाते थे, आप उससे बेहतर काम कर ना लाए ऑर्डिनेंस। ये असेंबली का इजलास चल रहा है, आखिरी दिन इजलास खत्म इसी वजह से किया है, ताकि ऑर्डिनेंस लाना पड़े। ऐसे कानून साजी सर मैं तो ऐसे, आप तो वकील है, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस भी ना आए और जो एक दफा रिटायर हो जाए उसको दोबारा किसी लाएंगे इंशाल्लाह, आप ताउन करें, बिल्कुल लाएंगे। अच्छा मंदोखेल साहब, अब बिल्कुल, इसका मैं वैसे आपके साथ कानूनी पोजीशन क्या है कि एक ऑर्डिनेंस आ गया तो जो अब ये ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट हो गया है, अब इन 4 महीनों के दौरान जो पिछली जो भी चीजें, यानी इस ऑर्डिनेंस ने जिन चीजों को नल एंड वाइड कर दिया है, उसकी कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है ना, इस वजह से कि और पहले तो ऑर्डिनेंस के मैं मुखालफत यूं कर रहा हूं, यकीनन ऑर्डिनेंस कानून का एक हिस्सा है कि सदर पाकिस्तान को या गवर्नरों को नहीं देखो, मैं वही कर रहा हूं, जो काम हमने गलत किए बकौल आपके, आप तो 126 दिन के धरना में यही कहते थे पीपल्स पार्टी नून लीग सब चोर है, ये आप तो दूध की दुलवे हैं, आप तो ऐसा काम क्यों करे जो हमने किया बकौल आपके। दूसरी बात ये कि जब असेंबली के इजलास चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस आ नहीं सकता है, और ये बलोच साहब गवाही देंगे, आफ्ताब भाई भी कौमी असेंबली के मेंबर है, ये जो पिछला जुमे को जो इजलास खत्म हुआ, आप यकीन करेंगे मैंने उस वक्त भी कहा और तमाम लोगों को ये ख्याल था कि ये खत्म इसी वजह से किया है ताकि ऑर्डिनेंस लाया जाए। तो भाई आप वो काम क्यों करते हो? और फिर दूसरी बात ये कि जो ऑर्डिनेंस आ जाते हैं तो कानून है, इस वजह से कि जब तक फिर इसकी वैलिडिटी 4 महीने, सुबाई की 3 महीने, तो 4 महीने तक तो ये वैसे खींच लेंगे, फिर खींचने के क्या होगा, फिर असेंबली में अक्सरियत इनका है। 4 महीनों में जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो तो तबाह हो गए, वो तो हो गए, जो इन्वेस्टिगेशन वो तो हो जाएंगे ना, वो तो इस वजह से कि जिस जजेस के सामने केस है, अगला वकील खड़ा होगा और वो ये बोला कि जनाब देखो ये ऑर्डिनेंस आ गई, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है ना ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं, वो जज साहब क्या करेगा? इन 4 महीनों के दौरान बहुत सारे लोगों को एनआरओ मिल जाएगा और उनको फायदा होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जी आफ्ताब भाई, मैंने ब्रेक लेना है जी, हाफिज भाई जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम बिल भी ले आते ना तब भी पास हो जाता, ऑर्डिनेंस के बजाय सेनेट से नहीं कर सकते आफ्ताब भाई, सेनेट से नहीं कर सकते हो, कौमी असेंबली से कर सकते हो। अच्छा, वहां से भी कर लेते तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या जरूरत है, बिल ला देते। हमें कोई जल्दबाजी नहीं, हमने तो आपकी इज्जत रख ली है। चले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, कादिर मंदोखेल साहब, अली गौहर साहब हमारे मेहमान हैं। अली गौहर साहब, ज्वाइंट सेशन बुला के अक्सरियत तो है उनके पास, वो हर चीज़ मंजूर करा सकते हैं और जमहूरियत के अंदर उनको हक भी है कि अगर किसी के पास अक्सरियत है तो वो अपनी मर्जी की कानून साजी करे, तो फिर कानूनी या आईनी रुकावट तो कोई नहीं है इसके अंदर। क्या वजह है कि इस मुल्क में कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता? आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन दे दी जाती है, लेकिन कोई भी वजीर आजम जो है वो इलेक्टेड, इधर देख ले बेनजीर भुट्टो फारिग, यूसुफ रजा गिलानी फारिग, उसके बाद अपना मतलब है कि जितने भी मोहम्मद खान जुनेजो फारिग, जफरुल्लाह जमाली फारिग, फिर उससे पहले के आप वो जो वजीर आजम थे मियां नवाज नहीं, ये बात नहीं है, नहीं कमजोरियां नहीं है। अगर हमारी कमजोरियां होती तो फिर सिर्फ हमें ही खत्म किया जाता। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब इदारों से टकराव करते हैं, तो यूसुफ रजा गिलानी ने क्यों टकराव किया था, जमाली साहब ने क्या टकराव किया था, बेनजीर भुट्टो साहब ने क्या टकराव किया था, मोहम्मद खान जुनेजो तो पैदावार ही इनकी था। मकसद ये कि सियासतदानों को एक सबक दिया जाता है कि आप यहाँ के पपेट्स हैं, कोई भी अवामी लीडरशिप जो है हमारे इस निजाम को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आपने भी अपने पैर नहीं, यही वजह, वीकनेसेस तो आपने भी दी, स्पेस आपने छोड़ी, अपने पैर जो है मजबूत आपने किए, गवर्नेंस के इश्यूज आपके हुए, तो फिर जब आप मौका देंगे तो फिर दूसरा जो है ना, यही वजह है कि आज जब मरियम नवाज साहबा ने बात की है तो उन्होंने कहा कि मैं अवाम का मुकदमा लड़ रही हूँ। अवाम का मुकदमा इस वजह से लड़ रहे कि अब आपको मौका नहीं मिल रहा, जब आपको मौका मिलेगा, तो जब आपको मौका मिलता है उस वक्त आप किसी और का मुकदमा लड़ते हैं, जब मौका नहीं मिलता तो अवाम का मुकदमा लड़ते हैं। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत एक मिनट, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत 3 दफा तोड़ी गई है
تو وہ حکومت نہ توڑی جاتی. یہ عوام کا ہی مقدمہ تھا. آج اگر ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, اگر ہم چاہتے تو جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو نہیں اتارا گیا تھا, ہم بھی عمران خان کی طرح کٹ پتلی حکومت کا حصہ بن جاتے, تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف نہ کوئی کیس بنتے, نہ کوئی مطلب ہے آج مریم صاحبہ کو 2-3 دفعہ جیل جانا پڑتا, نہ شہباز شریف صاحب کو جانا پڑتا. ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. آفتاب صاحب, یہ جو موقع آپ کو ملا, جو سپورٹ آپ کو ملی, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے تھا, سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ نہیں یہ ہم کر رہے ہیں, یا جو چیزیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ڈیلیور کی؟ کراچی میں 14 سیٹیں آپ کے پاس, پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن نے شروع میں ہاتھ بڑھایا, یہ ایسا ہے کہ جن چیزوں کا آپ کو آج سے 2 سال بعد پچھتاوا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا, لیکن 5 سال پورے پیپلز پارٹی کو دیے اور 5 سال پورے پیپلز پارٹی نون لیگ کو ملے, تو جب ظاہر بات ہے یہ اسی طرح جمہوریت مضبوط ہوگی. اب ہم نے کیا ہے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ 5 سال پی ٹی آئی کو ملے, عمران خان صاحب کی جگہ آفتاب صاحب کو بنا دیں. ہاں نہیں, وہ تو میں نے کوئی مطلب عمران خان نے کوئی ایسا قصور کیا ہوتا, کوئی مطلب وہاں پر سوئس بینک کو, سوئس گورنمنٹ کو لیٹر نہ لکھا ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں. اچھا نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ, پھر میں آپ سے ایک بات کروں قادر بھائی, دیکھیں میں اور آپ پہلی دفعہ ہیں, بلوچ بھی پہلی دفعہ, اگر یہ پارلیمنٹ مضبوط ہوگا تو یہ سیاسی جو زندگی ہے اس ملک کے اندر وہ پنپیں گی, یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا. لیکن اگر ہم آپس میں لڑیں گے, اور ایسے کا آپ کو موقع ملا تھا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو بھی پورا موقع ملا تھا کہ آپ آرڈیننس کا قانون ختم کر دیتے, آپ کو موقع ملا تھا. یہ بات بالکل ٹھیک آپ نے. مندوخیل صاحب, آپ جو ہے نا اسمبلی سے پہلے بھی آپ سے تو ہمارا ذاتی تعلق بھی, چیزیں بھی, جب آپ اسمبلی میں آئے ہیں تو یہی سوچ کے آئے تھے کہ میں بنوں گا اور یہاں آ کے یہ سب کچھ ہوگا, چیزیں ہوں گی؟ اب ہلکے میں جب جاتے لوگ نہیں کہتے یار مندوخیل, موقع نہیں ملتا کہ یار آپ وہاں کے اپنے لوگوں کے مسئلے, چیزیں, باقی اور معاملات جو رول ہونا چاہیے تھا, کبھی کورم پورا نہیں ہے, کبھی جھگڑا, کوئی اور چیزیں, تو یہ دل دکھتا ہے اس کو. یہ اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں, یہ دونوں ممبران سن رہے ہیں, اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ 1-2 منٹ پہلے ہمیں کتابیں پکڑا دیتا ہے, اور 1 سیکنڈ کے اندر ہمیں پڑھنا ہے کہ پہلے ہمارا سوال ہے کہ نہیں ہے, پھر اگلے, تو بھائی آپ یہ 2 دن پہلے بھیجو ہمیں تاکہ ہم اسٹڈی کریں, تیاری کریں کہ کس سوال کا کیا جواب لکھنا ہے. تو میں تو بڑا مایوس ہوں اس اسمبلی کے کاروائی سے. اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے ان کے اوپر, اور اسمبلی کے بلڈنگ ماشاءاللہ اتنے شاندار بنا ہوا ہے, اسمبلی کی اجلاس میں کمیٹی میں جانے کے لیے. اپنے حلقے میں جاتے ہیں آفتاب صاحب, جب اپنے حلقے میں جاتے ہوں گے جدھر گلیوں میں چلنے کی بھی جگہ نہیں, میں بتاؤں کہ اس اسمبلی کا, میں تو کہتا ہوں اس محل میں, اور میرا علاقہ تو بلدیہ ٹاؤن, اتیا ٹاؤن تو انتہائی بیکورڈ ایریا ہے, اور یقین کریں گے جو لوگ تصویریں میں دیکھتے ہیں تو میں خود کہتا ہوں کہ ہمارے ممبر جو ہے نا وہ مزے کر رہے ادھر, اور ہمارا حال دیکھو. سر میں آپ کو بتاؤں, ابھی پچھلے سیشن میں 2 آئے تھے منال میں کھانے کے لیے لے گئے, تو کھانے پہ چلے تو ہلکے کے لوگوں نے, بہت ساروں نے اعتراض کر دی, بولے بھائی یہاں بجلی نہیں ہے اور یہ کھانا کھا رہے ہیں. چلے میں وقفہ لیتا ہوں, جو بجلی نہ ہونا اور مہنگائی والا معاملہ پروگرام کے آخر میں ڈسکس کرتے ہیں. حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا, 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا. اگر میں ایک چائے کے چمچ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ اگر 9% انفلیشن ہے, میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے, تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا. بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ لوگ بھوکے ہو گئے. میرے صوبے میں آؤ, میں آپ کو گھراتا ہوں, مجھے کچا مکان دکھا دو. مہنگائی اور لوگوں کی زندگی آپس میں جڑی ہوئی ہے. جس ملک میں مہنگائی نہیں ہو, سب کچھ رک جائے تو وہ ملک رک جائے گا. یہ عجیب فینومنا شروع کیا ہوا ہے کہ مہنگائی غربت. میں چیلنج کرتا ہوں, جائیں پھریں, مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں. یہ اپوزیشن کا یہ ڈرامہ ہے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਦਾ ਪੈਡਲ ਦਬੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਪੀਐਮ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ. ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗੀ ਔਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜੇਗੀ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ویلکم بیک ناظرین. آفتاب جہانگیر صاحب, اب میں سوال پوچھے بغیر آپ ہی کچھ کہتے ہیں, اس سے پہلے کہ میں علی گوہر صاحب سے اور مندوخیل صاحب سے کوئی بات کروں. اچھا طارق بھائی, میں آپ کو ایک بات, ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں
کہ میں خود بڑا پریشان ہوں کہ یار میں تلاش کر رہا ہوں، صرف مجھے 10% لوگ یا 15% لوگ ایسے ملیں گے جو کہ واقعی مہنگائی کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں، ورنہ آپ چلے جائیں روڈ کے اوپر اس دفعہ اس ریکارڈ گاڑی بھی کی، اور کوئی گاڑی کی قیمت جو ہے وہ 30-40 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ اچھا یہ ابھی مندو کھیل صاحب کہہ رہے ہیں نا، اچھا ابھی آپ میرے ساتھ سپر ہائی وے پہ طارق بھائی، آپ بھی کراچی کے ہو، ابھی میں آپ کو میں لے چل کے دکھاتا ہوں ہوٹلز کے اندر کہ کس طرح لوگوں کا رش ہے، کسی طرح بازاروں میں رش ہے۔ اگر ایک طرف مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں، ہاں یہ ایک طبقہ ہے جو ایک طبقہ ہے، اسی طبقے کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی مینال میں بیٹھ کے، مینال بھائی آپ نمائندگی کر رہے ہو غریب کی، آپ نمائندگی کر رہے ہو ساؤتھ ٹاؤن کی، لیکن آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو مینال کے اوپر، جس کا بھی آپ نے اعتراف کیا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر دیکھیں یہ جو کہہ رہے کہ دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آفتاب صاحب 100 نوالوں میں سے 100 نوالوں میں سے 9 نوالے کم ملازم پیشہ ہیں، وہ ملازم پیشہ لوگ ہیں کہ جو مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ کس رہے ہیں، جن کو جو نہ اپنے آپ کو غریبت، آپ شامل ہو گئے اس لحاظ میں، آئندہ ان کو بھی دکھاتے رہو۔ میں اچھا آپ میری بات سن لیں نا مندو کھیل بھائی، پھر آپ جتنی مرضی گفتگو کریں گا میں نہیں کروں گا۔ جب اگر صوبائی اسکول یہاں کے سندھ کے اسکولوں کے لیے آپ آواز اٹھائیں گے مندو کھیل بھائی، تب میں بات کروں گا کہ آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں۔ جب گوشت ٹیچروں کی بات کریں گے، جب آپ ٹیچروں کو ترانا نہیں آتا ہوگا، جب ٹیچر کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو بھیج سکتے ہیں اس اسکول کے اندر۔ یہ قانون سازی لے کر آئے کہ پارلیمنٹیرین کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے گا، بیوروکریٹ کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے گا، تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئے گی۔ جب غریب آدمی بیوروکریٹ یا پارلیمنٹیرین کا بچہ بھی عام ڈسپینسری میں اپنا علاج کرائے گا، آپ بات کر رہے ہیں چلے آپ کے ابھی طارق صاحب سے یہ کام تو یہ سارے کام تو آفتاب صاحب عمران خان صاحب نے کرنے تھے، ہم تو تبھی تو آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ عمران خان صاحب نہیں کرنے تھے سب آ کے۔ ہارنے کے باوجود آپ وکیل ہو، آپ ہارو یا جیتو فراغ کے تو ہم تو پہلے فیس رکھو، کبھی ایسا کیا آپ نے؟ جذباتی ہو گئے۔ چلے علی گور صاحب 100 نوالوں میں سے 100 نوالوں میں سے 9 نوالے کم کر لیں، 9% مہنگائی۔ کبھی کسی ہارے ہوئے پہ اپنے کلائنٹ سے پیسے واپس کیے اس کے؟ کبھی واپس کیے؟ آپ کو کیا پتا غربت کا؟ چلے علی گور سے اس نے تو ان غریب لوگوں سے، لیکن یہ اس کے ذمہ دار بھی میں اور آپ ہیں۔ اچھا چلے علی گور صاحب، علی گور آفتاب صاحب ذرا بات کرنے کا موقع دیں۔ جی علی گور صاحب، آپ کے ارگو مکمل ہو چکے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ مطلب ہے کہ غیر سنجیدگی کی ایک انتہا ہے، اور مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس پر پاکستان کے عوام بیچارے کس طرح سے ماتم کرے کہ جب ان کے جو وزراء ہیں، جب ان کے وزراء جو ہیں ان کو ساتھ چپ کریں، پھر ریکارڈنگ ہوگی۔ جو ان کے وزراء ہیں، ریکارڈنگ یہ صحیح بات کر رہا ہوں سر، پارلیمنٹیرین میں حافظ بھائی آپ آؤ، آپ کو مرسڈیز اور لینڈ کروزر سے کم بات نہیں کرتے اور غریبوں کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹیرین۔ آفتاب صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، اگر اجازت دیں تو میں اپنی بات شروع کروں۔ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، پروگرام کر لیں۔ آفتاب صاحب بس ختم کریں، ہماری بات بھی سن لیں، اپنی تو سنا دیجیے، ہماری بھی سن لیں، برداشت کر لیں، سن کے تو یہاں تک پہنچا ہوں میں، برداشت کر لیں۔ اچھا چلے جی علی گور صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کا مطلب ایک طوفان ہے، یہ تو بالکل بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں کہ گاڑیاں آ گئیں، فلاں چیز۔ سر میری بات تو مکمل ہونے دینا آپ۔ دیکھیں بات یہ ہے آپ کو بھی میری تائید کرنی چاہیے، آپ کو بھی میری تائید کرنی چاہیے کہ باقی ہمیں بھی اپنی ذمہ داری۔ آفتاب بھائی آپ میرے لیے محترم ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ باتیں کرتے رہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بات۔ چلے علی گور بھائی، اپنا آرگومنٹ دے دیں، پھر ہم کنکلوڈ آفتاب بھائی سے جواب لے لیں گے۔ جی کنکلوڈ کرنے میں کسر رہے گی باقی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی ہے، جب ان کے وزراء اتنے غیر سنجیدہ ہوں گے، علی امین گنڈا پور جس کو یہ اخلاقیات کی تمیز نہیں ہے کہ جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی تھی پورے پاکستان نے دیکھا تھا، جس نے جا کر آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر اپنے گن مینوں
के जरिए पास खड़े होकर उनके ऊपर फायरिंग्स करवाई जिस वजीर वो ने। कहते मैं नहीं था, वो जो हर वजीर लंबे बालों वाला अली अमीन नहीं होता। जो वजीर मतलब है कि अपने एक कमसिन बेटे को बिठा के डंके की चोट के ऊपर गाड़ी चलवाए और कहे कि मैं कानून तोड़ रहा हूं, मुझे कौन रोक सकता है, और वो लोगों को भाषण दे कि मतलब है कि तुम चीनी का वो एक दाना इतने दाने कम कर दो और गंदम के इतने लुकमे कम कर दो। मकसद ये है कि जो अरबों रुपए आप पाकिस्तान कि आपके वज़रा काबीना में बैठकर दिन रात लूट रहे हैं, अगर वो लूटना बंद कर दे तो पाकिस्तान के दिन बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान जब हमारी हुकूमत खत्म की गई थी और उसका टेन्योर पूरा हुआ था, तो आपको पता है कि उस वक्त जिम्मेदार को 5 रुपए का यूनिट मिलता था। मेरी गुजारिश आप सुन ले, उस वक्त 5 रुपए का यूनिट जिम्मेदार को मिलता था। उस वक्त डीएपी खाद जो है वो मतलब है कि 2500 की और 2400 की बोरी मिलती थी, आज 7000 रुपए की ब्लैक रेट में मिल रही है। जो दवाई उस वक्त एक गोली 10 रुपए की आती थी, आज वो 150 रुपए की आती है। 600 से 700% आपने अद्वियात के रेट बढ़ा दिए हैं। जहां पर पंजाब और केपीके में इनकी हुकूमतें, आप अस्पतालों के अंदर चले जाएं, वहां पर एक्सरे करवाने के भी आप पैसे लगते हैं, वहां पर सिटी स्कैन करवाने के भी पैसे लगते हैं, वहां पर ब्लड टेस्ट कराने के भी पैसे लगते हैं। हमारे वक्त में फ्री अद्वियात मिलती थी। मकसद ये है कि महंगाई आज गरीबों का कोई वारिस नहीं है। 2 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ये तो करते थे नौकरियां इतनी दे देंगे, ये कहते थे कि हम दे दी ना 1 करोड़ 3 साल के अंदर ही। मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम का इन्होंने भुरकस निकाल दिया और ऊपर से उनका मजाक भी उड़ाते हैं। सब देखें, उनका आर्गुमेंट ये है कि जो सैलरीड पर्सन है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक हो रहा है और जो बिजनेस सेक्टर है वो ठीक हो रहा है, वहां पे लोग खुशहाल है। ये आर्गुमेंट है गवर्नमेंट का। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है? देखिए, यही बातें जो हम कर रहे हैं या जो अफ्ताब जहांगीर साहब की पार्टी इनका चेयरमैन कर रहे थे कंटेनर पे चढ़ के, वो तो गालियां गलोच सब कर रहे थे, बिल जलाओ, लाकानुनियात, हुंडी, सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ एक वादा भी किया था कि हमारे पास 200 माशी टीम है जिसका सरगना होगा चाइना के अरस्तु असद उमर। ठीक है, सबसे पहले तो वो फेल हो गया आपके सामने। फिर पीपल्स पार्टी जिसको एक करप्ट कहते थे उसको वजीर खजाना लिया। फिर उसने कुछ दिन के लिए वो अहमद अजहर को आजमाया, दोबारा उसने उसको पीपल्स पार्टी के दौर को वजीर खजाना को लाया। आज वजीर खजाना जी ये पानामा कहते थे, आज पेंडोरा में उसका नाम आ गया। सबसे पहले तो मोरली उस शख्स को स्टेप डाउन करने चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं। ये इमरान नियाजी साहब का ही मुतालबा था कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अगर ये क्लीन हो गए दोबारा आ जाए। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आपने जो क्लिप सुना है और हमारे भाई अफ्ताब जहांगीर समेत था, यार इनको थोड़ी सी वो नहीं है, एहसास नहीं हो रहा इस बात का कि हम क्या रहे हो। 1 रोटी के बजाय 2 के बजाय 1 खाओ, चीनी कम खाओ। आगे से अफ्ताब जहांगीर साहब गाड़ियां गिना रहे हो। भाई गाड़ियां जो है ना वो किस्तों पे लोग ले रहे हैं, और किस्तें अभी हाल ही में जो बिहार ने स्टेप उठाया, अच्छा स्टेप उठाया कि भाई किस्तों पे गाड़ियां अभी बैंक 30 लाख पे ज्यादा नहीं देंगे। तो आप ये बताओ ना, मोटरसाइकिल आपके पास 5000 हो तो आपको कितनी मोटरसाइकिलें चाहिए? सुबह मैं दिला देता हूँ, 1-1000 किस पे ले लो सारे। तो ये सारी गाड़ी आपको याद होगा, ये शौकत अजीज भी ये कहता था, क्या नाम है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो वो ये कहता था कि भाई फ्री जो मुशर्रफ के दौर में फ्री जो टीवी लोग खरीद रहे, ये वही फार्मूला करे, लेकिन मोबाइल खरीद रहे। आज अभी पिछले महीने इमरान नियाजी साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपको याद होगा जब कंटेनर पिछड़ कहते थे 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं। अभी पिछले महीने को उसने स्कूल के प्रोग्राम से खिताब करते हुए 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज 3 साल बाद आप कहते हो 2 करोड़ बच्चे, इसको शर्म आया होती कि नहीं होती? आज आपका वजीर इतना धड़ल्ले से, आज इतना सब बर्दाश्त करे मेरे भाई, आज उनका वजीर फवाद चौधरी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुन ले मेरे भाई, बर्दाश्त सके। अच्छा, आज इनका चौधरी, ये फवाद चौधरी, ये इसको शर्म नहीं आ रही? ये कह रहे 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी दे चुके हो। खुदा का खौफ कर लो, आप खुद ये करें। सुन ले भाई, सुन ले, बर्दाश्त कर ले। अच्छा, आज इनके वजीर, आज इनका परवेज खट्टर कह रहे क्यों गरीब है ही नहीं कोई यार, कोई शर्म को आया, कोई थोड़ा सा तो झूठ ना बोले। आप ये कहते हम करें, आज महंगाई आसमान, दुनिया में इस वक्त करप्शन पाकिस्तान पर 119 था, आज 123 पे चला गया। जुडिशरी हमारे 128 पे चल रही है। आप फिर भी कहते हो यार क्या करेंगे? आखिर में पेड़ पे पत्थर बांध के
कुछ ना कहे तो भाई आप ये बताओ कि आपने पैसे बेच लिए, आपने कटे बेच लिए, उसके बाद गाड़ी आपने बेच ली, दोबारा वही प्रोटोकॉल आपने ले लिया है। क्या बातें करो, पेट्रोल 50 रुपए। आप मुझे बताओ कि खुद में प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करो, आफ्ताब जहांगीर के पास है, जो आप इसकी तनख्वाह कितनी, इतने बड़े महल का खर्चा कौन कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए वही ATM लोगों ने कहा है। मैं बार बार मिसाल देता हूँ, उन लोगों को रखा है, आज उनके सामने पेंडोरा पेपर आ गया। कम से कम मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, तफ्तीश कौन करे, आखिरी जुमला, तफ्तीश कौन करे, FBI जिसने हलीमा बाजी को NRO दिया था। तफ्तीश कौन कर रहे, नेब चेयरमैन जो इनका साथ सपोर्ट रहे। तफ्तीश कौन रहे, FIA जिसके खिलाफ इनके वजीरों ने कहा कि हम बर्दाश्त करें। इनके वजीरों ने कहा कि हम नेब फेल हो गई, हम FIA को इस्तेमाल करेंगे। खुद DG जो बशीर में क्या कहा, हुकूमत हमसे जबरदस्ती करा रहे, खुदा का खाओ। चले आफ्ताब साहब, लास्ट सेंटेंस अली गौहर साहब और मंदोखेल साहब के लिए, मगर बगैर जज्बाती हुए। नहीं, बगैर जज्बाती, मैं असल में यकीन करें तारिक भाई, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा होता है कि जब हम बातें तो कुछ और कर रहे होते हैं और हकीकत में देखिए मंदू खेल साहब को चाहिए था कि कहते हैं कि सूबे सिंध के अंदर हमने ये चीजें बेहतर की हैं। आप तारिक साहब, आप सूबे सिंध से आपका ताल्लुक है, क्या आप मुतमईन है? ओहो, ये लंबी कहानी मंदू खेल साहब ने सुना देनी है। ओहो, आपने गाड़ियां गिनानी है अस्पतालों नहीं, मंदू खेल भाई वो ये छोड़े, ये माने कि आपका पिछले 15 साल से रेगुलर सूबे सिंध की, अगर सूबे सिंध की हालत बेहतर होती तो पंजाब, आप सिर्फ सूबे सिंध के गांव की हद तक की पार्टी रह गई, इसी वजह से कि आपने उसकी। चले अली गौहर, छोटा सा सिर्फ सवाल, आखिर में गुजारिश करनी है अपने भाई को। मैंने ये कहना है कि सिर्फ ये इनके तो ये तो हम जैसे मेहनती बंदे हैं ना, पॉलिटिकल वर्कर है, हल्के में भी आफ्ताब साहब बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि वो जो मतलब है, जो इमरान नियाज़ी की ATM मशीनें हैं जिनके वो पंडोरा में नाम आए हैं, उनके इस्तीफे का मुतालबा ये मेरा भाई कब करेगा? इमरान पंडोरा में जिनके नाम आए, आफ्ताब साहब फिर फंसा दिया अली गौहर साहब ने उनका इस्तीफे का तो आप ही कर दें मुतालबा। फिर आपकी तरफ बॉल। शौकत तरीन का नाम आया, आपका नहीं आया। शौकत तरीन का आया है, वो कहते नहीं वो इस्तीफा दे दे, वो वाडा का आया है, आप करेंगे ना इस्तीफा? गैर कानूनी काम, अगर गैर कानूनी काम हुआ है तो बिल्कुल दे देना चाहिए। अब अगर निकाल देना, अगर तो निकल गई, नाम तो आ गया, अगर देगा इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको खुद दे देना चाहिए अगर गैर कानूनी काम। हम इनकी बात चले, आफ्ताब जहांगीर साहब, मंदोखेल साहब, अली गौहर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी वक्त इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।